जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे लंग्स से हमारे टोस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। साइंटिफिक रियलिटी है लगभग 3 साल। बट थैंकफुली हमारी बॉडी एक परफेक्टली इंजीनियर्ड हाई स्पीड बायोलॉजिकल मशीन है। आज हम बात कर रहे हैं द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की। एक सोते हुए डॉग को देखिए, बाहर से यह पूरी तरह शांत दिखाई देता है, लेकिन अगर जूम इन करें फर और टिश्यू के पार सेलुलर लेवल तक तो हमें केओटिक एक्टिविटी मिलती है। हम आमतौर पर लाइफ को उससे डिफाइन करते हैं जो हम देख सकते हैं, एक एनिमल का दौड़ना, एक पर्सन का सांस लेना या एक प्लांट का बढ़ना। लेकिन विजिबल मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट लाइफ के लिए एक सुपरफिशियल मैट्रिक है। एग्जिस्टेंस की असली बेस लाइन एक ऐसे स्केल पर होती है जो नेकेड आई के लिए पूरी तरह इनविजिबल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटेंसिवली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल और टिश्यू से बने होते हैं, लेकिन अकेला छोड़ दिया जाए तो एनवायरनमेंट नेचुरल प्रोसेस से इस ऑर्डर को तोड़ देता है। सर्वाइव करने के लिए लिविंग क्रीचर्स अपने फिजिकल कंपोनेंट्स को लगातार रिपेयर और मेंटेन करते हैं। इस मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए 4 प्राइमरी ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑल टुगेदर इन मैंडेटरी फंक्शंस को लाइफ प्रोसेसेस के रूप में जाना जाता है। यह इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इतना एसेंशियल है कि यह बायोलॉजी की बाउंड्री को डिफाइन करता है। उदाहरण के लिए वायरसेस तब तक कोई इंटरनल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं जब तक कि वह होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, जो उन्हें इस बात पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच में रख देता है कि क्या वह सचमुच जीवित है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करने के लिए एनर्जी के निरंतर इन्फ्लक्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी पर लाइफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से निर्मित है, इसलिए इसे मेंटेन करने के लिए कार्बन सोर्स को एक्वायर करने की जरूरत होती है, जिसे हम आमतौर पर फूड कहते हैं। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए फ्यूल एक्वायर करना आसान है। पूरा सेल एनवायरनमेंट के संपर्क में रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स और मल्टीसेलुलर होते जाते हैं, उनके इंटीरियर सेल्स बाहरी दुनिया से सीधा संपर्क खो देते हैं, जिससे शरीर के हर हिस्से में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम की आवश्यकता हो जाती है। एनवायरनमेंट से रॉ कार्बन सोर्स प्राप्त करना, आइसोलेटेड सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना ही प्राइमरी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जो सभी बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर को चलाती है। इस एनर्जी प्रॉब्लम को हल करने के लिए द ऑटोट्रॉफिक इंजन पहली बायोलॉजिकल मेजर स्ट्रैटेजी है। ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि ग्रीन प्लांट सरल इनऑर्गेनिक सोर्स से अपने खुद के कॉम्प्लेक्स कार्बन स्ट्रक्चर्स को सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें वे रूट से वाटर और लीफ सरफेस में माइक्रोस्कोपिक वॉल्व के माध्यम से एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस सिंथेसिस को पावर करने के लिए प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट नामक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल पर निर्भर करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में क्लोरोफिल होता है, जिन्हें रॉ सोलर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार एब्जॉर्ब हो जाने के बाद प्लांट उस लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस एनर्जी का उपयोग वाटर मॉलिक्यूल को उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने के लिए किया जाता है। अंत में कार्बन डाइऑक्साइड केमिकली रिड्यूस हो जाती है, जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ये स्टेप्स हमेशा इमीडिएट सक्सेशन में नहीं होते हैं। डेजर्ट प्लांट, जिन्हें दिन की गर्मी में वाटर लॉस रोकने के लिए अपने पोर्स बंद रखने होते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इंटरमीडिएट केमिकल्स के रूप में इन्हें स्टोर करते हैं। सनराइज होने के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसे प्लांट तत्काल एनर्जी के लिए कंज्यूम नहीं करते हैं, उसे स्टार्च के रूप में इंटरनली स्टोर करते हैं, जो भविष्य की ग्रोथ के लिए रिजर्व के रूप में कार्य करता है। एम्बिएंट रेडिएशन को ट्रैप करके ऑटोट्रॉफ्स बायोलॉजिकल सिंथेसाइजर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो बाकी प्लैनेट के लिए फंडामेंटल फूड ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं। इन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमारी समझ क्लासिकल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम पर बनी है। यदि हम एक वेरीगेटेड लीफ लेते हैं जिसमें ग्रीन और व्हाइट दोनों पैचेस हों और कुछ घंटे सनलाइट में रखने के बाद आयोडीन के साथ उसके टेस्ट करते हैं, तो केवल ग्रीन पैचेस ही स्टार्च के लिए रिएक्ट करते हैं। यह साबित करता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। प्लांट्स स्टोमाटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को रेगुलेट करते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल वाटर से स्वेल हो जाते हैं, जिससे स्टोमेटल पोर्स खुल जाते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। जब भी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकने के लिए गार्ड सेल सिकुड़कर पोर को बंद कर देते हैं। हम एक्सपेरिमेंटली यह वेरीफाई कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड खुद कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए एक आवश्यक रॉ मटेरियल है। अगर हम 2 आइडेंटिकल प्लांट्स को एयरटाइट जार में रख दें और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दें, तो यह KOH उस आइसोलेटेड स्पेस में कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली एब्जॉर्ब कर लेगा। सनलाइट के बाद लीव्स की टेस्टिंग से पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना ट्रैप किया गया प्लांट स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस आगे नहीं बढ़ सकता है, जबकि लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रदान करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स फिजिकल स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सॉइल से नाइट्रोजन जैसे मिनरल्स, फास्फोरस एलिमेंट, आयरन के ट्रेसेस और वाइटल मैग्नीशियम पर भी निर्भर करते हैं। रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन पुष्टि करता है कि प्लांट की कार्बन इकोनॉमी के लिए लाइट, लोकलाइज्ड क्लोरोफिल और एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है।
एक अमीबा को उसके एनवायरनमेंट में देखिए। यह सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके फूड के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को फिजिकली एनवेलप करके सर्वाइव करता है। यह हेटरोट्रॉफिक स्ट्रैटेजी है। ये ऑर्गेनिज्म अपने स्वयं के कार्बन सोर्सेस का निर्माण नहीं कर सकते। इसके बजाय ये अन्य ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और उसे यूजेबल फॉर्म में तोड़ने के लिए एंजाइम नामक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को उपयोग करते हैं। यह डायग्राम 3 अलग हेटरोट्रॉफिक अप्रोचेस को दिखाता है। फंगाई खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले उसे एक्सटर्नली ब्रेक डाउन करते हैं। पैरासाइट किसी होस्ट को बिना मारे उसके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम इंटरनल डाइजेशन के लिए पूरे मटेरियल को अंदर लेते हैं। एक सिंगल सेल्ड अमीबा के भीतर डाइजेशन एक टेम्पररी फूड वैक्यूल के अंदर होता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिसमेंटल करते हैं जो फिर सीधे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। ऑन अदर हैंड पैरामीशियम का एक निश्चित शेप होता है और यह अपने भोजन को एक स्पेसिफिक स्पॉट में इंटेक करने के लिए हेयर लाइक सीलिया का उपयोग करते हैं। चाहे वे डेड मैटर को डीके करें, पैरासाइट के रूप में रहें या इंटरनल डाइजेशन करें। हेटरोट्रॉफ्स बायोलॉजिकल डिसमेंटलर्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलर ट्रांसपोर्ट ट्यूब है जिसे सिस्टमिक डाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह भोजन को डिस्क्रीट केमिकल और मैकेनिकल स्टेजेस की एक सीरीज के माध्यम से प्रोसेस करता है। फूड का ब्रेकडाउन मुंह से ही शुरू हो जाता है। टीथ्स मैकेनिकल क्रशिंग प्रोवाइड करते हैं, जबकि सलाइवा सलेवरी अमाइलेज एंजाइम को इंट्रोड्यूस करता है जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भी इन शुगर्स को टारगेट करते हैं जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है जो टूथ एनिमल को डीमिनराइज कर सकते हैं। टूथ पर प्रेजेंट प्लाक्स हमारे सलाइवा को इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने से रोक सकते हैं जिससे दांत धीरे धीरे नरम होने लगते हैं जिसे डेंटल कैरिस कहा जाता है। एक बार निगलने के बाद पेरिस्टल्सिस नामक रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से भोजन स्मूथली इसोफेगस से नीचे स्टोमक की तरफ चला जाता है। स्टोमक एक मिक्सिंग चैम्बर के रूप में कार्य करता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को सीक्रेट करता है। पेप्सिन के कार्य करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट आवश्यक है, जबकि म्यूकस की एक लेयर स्टोमक लाइनिंग को एसिड के कोरोसिव इफेक्ट से बचाती है। अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट केवल ऑर्गेनिक मैटर को पल्वराइज और एसिडिक करने का कार्य करता है जिससे यह अंतिम बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो जाता है। एक स्फिंक्टर मसल इस एसिडिक मिक्सचर के थोड़ी मात्रा को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा होने के बावजूद स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंसिव कॉइलिंग के कारण एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाती है। इंटेस्टाइनल आर्किटेक्चर डाइट के अनुसार डिफरेंट होती है। हर्बीवोर्स को टफ सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक लंबी इंटेस्टाइन की आवश्यकता होती है, जबकि मीट खाने वाले कार्निवोर्स एक छोटी ट्रैक्ट के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ लीवर बाइल जूसेस को सीक्रेट करके डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल इंटेस्टाइनल एंजाइम के लिए आवश्यक एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाता है और अधिक एफिशिएंट प्रोसेसिंग के लिए बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में एमल्सिफाई करता है। पैनक्रियासिस एनवायरनमेंट में पैनक्रियाटिक जूस कंट्रीब्यूट करता है जो प्रोटीन को टारगेट करने के लिए ट्रिप्सिन, एमल्सिफाइड फैट को तोड़ने के लिए लिपेज प्रोवाइड करता है। अंत में इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऐसे जूसेस रिलीज करते हैं जो डिकंस्ट्रक्शन को फिनिश करते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में फ्रैक्शनेट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बन जाते हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक आउटकम अचीव करने के लिए एग्जिस्ट करता है, डाइवर्स माइक्रोस्कोपिक मील्स को यूनिवर्सल माइक्रोस्कोपिक फ्यूल ब्लॉक्स में रिड्यूस करना। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग विलाई नामक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ढकी होती है। ये स्ट्रक्चर्स ब्लड वेसल के लिए इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने और उन्हें शरीर के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मैसिव सरफेस एरिया प्रदान करते हैं। बचा हुआ अनएब्जॉर्ब मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है जहां उसकी वॉल पानी को रिक्लेम करती हैं, इससे पहले कि बचा हुआ वेस्ट एनल स्फिंक्टर के माध्यम से एक्सपेल कर दिया जाए। यह बायोलॉजिकल कार्बन इकोनॉमी के साइकिल को पूरा करता है। एक तरफ सोलर एनर्जी सिंपल मैटर को कार्बन रिच फ्यूल में सिंथेसाइज करने को पावर करती है, दूसरी तरफ एक एनिमल की एंजाइमेटिक असेंबली लाइन उन्हीं प्लांट स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करती है ताकि ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स को वापस प्राप्त किया जा सके। यह एक्सट्रैक्टेड ग्लूकोज ही वह यूनिवर्सल करेंसी है जिसका उपयोग हर सेल रिपेयर और मेंटेनेंस को पावर करने के लिए करता है। अगर आपको मॉलिक्यूल्स के नेचुरल पैसिव डिफ्यूजन पर डिपेंड करना पड़े, ठीक उसी तरह जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, तो आपको क्या लगता है एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आपके लंग्स से आपके पैरों की उंगलियों तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 3 साल। अब कल्पना कीजिए कि यही समस्या एक विशालकाय रेडवुड ट्री की ऊंचाई तक बढ़ा दी जाए। एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने से एक खतरनाक लॉजिस्टिक बॉटलनेक पैदा होता है। एनर्जी और रॉ मटेरियल के लिए दूरियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि रैंडमली वहां नहीं पहुंच सकते जहां उसकी जरूरत है। इस फिजिकल लिमिट से बचने के लिए बड़े ऑर्गेनिजम्स ने अलग अलग 3 इंटरनल नेटवर्क्स डेवलप किए। एनर्जी रिलीज करने का एक मैकेनिज्म, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का दूसरा मैकेनिज्म और उससे पैदा हुए वेस्ट को हटाने का तीसरा मैकेनिज्म। बायोलॉजिस्ट इन तीनों सिस्टम्स को रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के रूप में क्लासिफाई करते हैं।
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने हाई स्पीड इंटरनल बायोलॉजिकल सुपर हाईवेज और इंटरनल केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स को डेवलप किया है। हर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन की शुरुआत रॉ मटेरियल से होती है। आपकी सेल्स के फ्लूइड साइटोप्लाज्म में एनर्जी एक्सट्रैक्शन की शुरुआत एक 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बीच से तोड़कर होती है, जिससे एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसे पायरुवेट कहते हैं। वहां से ऑर्गेनिज्म अलग अलग 3 प्रोसेसिंग पाथवेज में से एक को चुनता है, जो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है। जैसे कि हम ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे की इस कंपैरिजन में देख सकते हैं, इसके आउटपुट बहुत अलग होते हैं। ऑक्सीजन की पूरी एब्सेंस में यीस्ट उस पायरुवेट को इथेनॉल और थोड़ी मात्रा में एनर्जी में फर्मेंट करता है। एक्सरसाइज के दौरान जब इंसानी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जो मसल क्रैम्प्स का कारण बनता है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए इसको एरोबिकली प्रोसेस किया जाता है तो एनर्जी की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। एरोबिक पाथवे में एनर्जी की भारी रिलीज का इस्तेमाल एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए किया जाता है। एटीपी को एक यूनिवर्सल सेलुलर बैटरी की तरह समझें। जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसका टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूटता है तो वह ठीक 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है, एक खास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो सेल के हर एक्टिविटी को फ्यूल कर देता है। इस प्रोसेस के लिए जरूरी ऑक्सीजन को हासिल करना अलग अलग एनवायरमेंटल चैलेंजेस को पेश करता है। प्लांट्स रात में अपने गैसियस एक्सचेंज को उलट देते हैं जब फोटोसिंथेसिस रुक जाता है और वे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन के लिए मछलियों को अपने गिल्स से पानी को तेजी से लगातार पंप करना पड़ता है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की तुलना में काफी कम होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने इसे एक डेडिकेटेड इंटरनल इनटेक सिस्टम से हल किया है। एयर को नॉस्ट्रल्स में फिल्टर करने वाले बालों के बीच से खींचा जाता है। कार्टिलेज की रिंग से मजबूत किए गए ट्रकिया से नीचे भेजा जाता है ताकि पाइप को सिकुड़ने से बचाया जा सके, और लाखों गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स में पुश किया जाता है जिन्हें एल्वुलाई कहा जाता है। लंग्स की इंजीनियरिंग को वास्तविक स्केल पर समझने के लिए एक ग्राफिक को देखते हैं। अगर आप इन छोटे एल्वुलाई की दीवारों को लेकर उन्हें चपटा कर दें तो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया लगभग 80 स्क्वायर मीटर को कवर करेगा। इन इंटरनल हार्डवेयर की नाजुक हाई परफॉर्मेंस नेचर के बावजूद मानव संस्कृति ने दशकों तक इन सिस्टम्स को धुएं की चिमनियों की तरह इस्तेमाल किया है। बायोलॉजिकल रियलिटी बहुत गंभीर है। स्मोकिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक की सुरक्षा करने वाले बालों जैसे सीलिया को एक्टिवली डिस्ट्रॉय कर देता है। उस डिफेंस मैकेनिज्म के बिना टार और पैथोजेंस लंग्स तक सीधे पहुंच जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन और सेलुलर म्यूटेशंस होते हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। रेस्पिरेशन एक वॉलेटाइल हाई एफिशिएंसी केमिकल रिफाइनरी के रूप में काम करता है, जो लगातार इंटेक से जीवन की करेंसी बनाने के लिए 2400 घंटे काम करता है। दूर के सेल्स के मरने से पहले डिसॉल्व की गई ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम हीमोग्लोबिन से भरपूर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड जैसे विस्कस न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड को विशाल इंटरनल दूरियों तक पहुंचाने के लिए हैवी ड्यूटी मैकेनिकल पंप की आवश्यकता होती है। इंसानों के लिए यह एक मस्कुलर फिस्ट के आकार वाला 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमारा हार्ट एक प्रिंसिपल पर काम करता है जिसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। राइट साइड से ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्लड को स्पेशली लंग्स की तरफ भेजा जाता है। लंग्स से आने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मस्कुलर लेफ्ट साइड शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है। दोनों स्ट्रीम्स कभी मिक्स नहीं होती हैं। इस प्रेशराइज्ड फ्लो को संभालने के लिए मानव शरीर 3 प्रकार के वास्कुलर पाइप्स का उपयोग करता है: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल उनके काम से मेल खाती है। आर्टरीज को दिल से निकलने वाले ब्लड के अत्यधिक प्रेशर को संभालने के लिए मोटी इलास्टिक दीवारों की आवश्यकता होती है। वेन्स कम प्रेशर वाले ब्लड को इकट्ठा करती हैं और इसे पीछे बहने से रोकने के लिए इंटरनल वॉल्स पर निर्भर करती हैं। कैपिलरीज ठीक एक सेल मोटी होती हैं, जिससे रॉ मटेरियल आसानी से बैरियर के पार सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है। इन आर्टेरियल दीवारों के खिलाफ धक्का देने वाला प्रेशर ही वह चीज है जिन्हें डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मापता है। एक नॉर्मल रीडिंग हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 120 mm मर्क्यूरी और उसके रिलैक्सेशन के दौरान 80 mm मर्क्यूरी रिकॉर्ड करती है। इतना एक्सटेंसिव प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क लीक होने का शिकार हो सकता है। इंजरी से बचने के लिए ब्लड एक इनबिल्ट मेंटेनेंस स्क्रू का यूज करता है। सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स जो ब्लड वेसल डैमेज होने पर तुरंत क्लॉट बना देती हैं। टिश्यू स्पेसेस में जाने वाला कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड एक सेकेंडरी सिस्टम लिम्फ द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जो वापस ब्लड में ड्रेन कर दिया जाता है। एनिमल्स के पास तो एक मैकेनिकल पंप होता है, लेकिन प्लांट्स को एक अलग फिजिकल समस्या का सामना करना पड़ता है। बिना हार्ट के ग्रेविटी के खिलाफ पानी को सैकड़ों फीट सीधे ऊपर ले जाना।
प्लांट्स इसे डुअल पैरेलल सिस्टम से हल करते हैं। जाइलम ट्यूब्स रूट्स पर वाटर एब्जॉर्ब और पत्तियों पर एवोपरेशन होने वाले पानी के वैक्यूम जैसे सक्शन का उपयोग करती हैं। लीव से इस एवोपरेशन को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है ताकि नमी को ऊपर खींचा जा सके। इसी बीच फ्लोएम ट्यूब्स ट्रांसलोकेशन के लिए एटीपी एनर्जी का उपयोग करती है, जो प्लांट की आवश्यकता के अनुसार किसी भी दिशा में सिंथेसाइज फूड को एक्टिव रूप से धकेलती है। चाहे धड़कते हुए हार्ट की मस्कुलर ताकत पर निर्भर रहना हो या एवोपरेट होने वाले पानी के शांत हाइड्रोलिक टेंशन पर, लाइफ ने दूरी पर विजय पाने के लिए कॉम्प्लेक्स फ्लूइड डायनामिक्स पर महारत हासिल कर ली है। लेकिन सारा ये मेटाबॉलिक प्रोसेस भारी कीमत के साथ आता है। फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस करने से जहरीला नाइट्रोजन वेस्ट पैदा होता है, विशेष रूप से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे कंपाउंड्स। अगर इन बाई प्रोडक्ट्स को इकट्ठा होने दिया जाए तो ऑर्गेनिज्म जल्द ही खुद को अंदर से जहरीला कर लेगा। ह्यूमंस में इसका सॉल्यूशन एब्डोमिनल किडनी की एक जोड़ी है। ब्लड को इन ऑर्गन्स में फोर्स किया जाता है और हजारों बारीक कैपिलरी क्लस्टर्स के माध्यम से फिल्टर किया जाता है, जो एक अत्यधिक हाई एफिशिएंसी बायोलॉजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के रूप में काम करती है। जब एक बार यूरिन बनने के लिए वेस्ट को फिल्टर कर लिया जाता है, यह यूरेटर नाम की ट्यूब से नीचे जाता है। यूरिनरी ब्लैडर नाम के एक मस्कुलर स्टोरेज टैंक में वेट करता है और अंततः यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस समरी बोर्ड को देखिए। लाइफ ने जिन बड़े बायोलॉजिकल बाधाओं को पार किया है, वे स्पष्ट रूप से साफ हो जाती हैं। एटीपी एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन, मस्कुलर पंप और हाइड्रोलिक ट्यूब्स के जरिए ट्रांसपोर्टेशन और घातक केमिकल वेस्ट को स्थायी रूप से फिल्टर करने के लिए एक्सक्रीशन। माउथ की सलाइवरी एमाइलेज से किडनी के नेफ्रॉन फैक्ट्री तक हमारी बॉडी का एक एक सेल एक इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन की तरह काम करता है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, या अगर आपको इस टॉपिक से कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बाय बाय।